नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की अवेक्स की तरफ से है। वर्तमान की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास कुल मिलाकर 3 फाल्कन अवेक्स और 3 नेत्र मार्क-1 अवेक्स मौजूद है, जबकि इंडियन एयरफोर्स की साइज के हिसाब से हमारे पास मिनिमम 12 से 18 अवेक्स होने चाहिए थे, लेकिन अभी हमारे पास कुल मिलाकर 6 अवेक्स मौजूद हैं। इसी वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से नेत्र मार्क-2 अवेक्स को भी डेवलप करने का प्लान किया गया। अब इनिशियली इसमें A330 प्लेटफॉर्म को बेस करके रोटरी डोम वाली अवेक्स को बनाने का प्लान किया गया था, जो कि नॉर्मली हमारी फाल्कन अवेक्स की तरह होने वाली थी, जो कि पूरे 360 डिग्री को कवर कर पाता। लेकिन A330 एयरक्राफ्ट की कॉस्ट की वजह से इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि ऐसे एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए पर यूनिट के हिसाब से हमको मिनिमम 4,500 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ता, जबकि नेत्र मार्क-2 एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए बस 11,000 करोड़ का एलोकेट किया गया था। इस वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से एयर इंडिया से A320 प्लेटफॉर्म को हासिल किया गया, जिनको अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए रडार्स और सेंसर्स के साथ इक्विप किया जाएगा और इनको नेत्र मार्क-2 एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई किया जाएगा। डीआरडीओ का कहना है कि एयरक्राफ्ट A330 प्लेटफॉर्म के मुकाबले हमको लगभग 50% के आसपास सस्ते पड़ने वाले हैं और 2025 से पहली नेत्र मार्क-2 एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट करना भी शुरू किया जाएगा। इनिशियली इसको डीआरडीओ के अनुसंधान एयरक्राफ्ट में यानी कि फ्लाइंग टेस्ट बेड के साथ टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद 2026 में पहली नेत्र मार्क-2 एयरक्राफ्ट को तैयार करके इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने की प्लानिंग की गई है। अगला अपडेट हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके। अब दुनिया भर में गिने चुने देश मौजूद है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है और इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। रिसेंटली भारत की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज़ 2 की इंटरसेप्टर मिसाइल को भी टेस्ट किया गया था और अभी फेज़ 1 को एक्टिव भी किया जा चुका है, जिनको दुश्मन की तरफ से फायर किए गए इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी के लिए बस नेशनल कैपिटल और मुंबई जैसे सिटी को सेफ रखने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को वहां पे डिप्लॉय किया गया है और अभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो रडार है इसका रेंज करीब 1500 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि अगर दुश्मन की कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल हमारे ऊपर फायर किया जाता है तो ये रडार लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी से उनको ट्रैक कर सकता है और इसके बाद हम हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। अभी तक जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार स्टेशन को इंस्टॉल किया गया उनको सिर्फ लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल किया गया, लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से एक स्टेप आगे जाने का फैसला किया जा रहा है और अभी डीआरडीओ की तरफ से सी में भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रडार चेन को सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि किसी भी लैंड बेस्ड रडार के मुकाबले बेहतर रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। और इसके लिए अभी डीआरडीओ की तरफ से एक सेपरेट रडार को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसका रेंज करीब 4000 किलोमीटर तक होने वाली है। इन रडार्स को डीआरडीओ की तरफ से सी बेड में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है और ये रडार इनिशियली एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर ही काम करने वाला है, क्योंकि अगर हम दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल को लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर पाते तो हमारे पास उसको काउंटर करने के लिए जो रिस्पॉन्स टाइम रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, जिस वजह से हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके सही तरीके से मल्टीपल इंटरसेप्टर मिसाइल को भी वहाँ पर लॉन्च कर पाएंगे। इसके अलावा ये नए रडार जिनको अभी सी में अलग अलग लोकेशन में तैनात करने का प्लानिंग किया जा रहा है, ये बेहतर एक्यूरेसी के साथ साथ डिकॉयज को भी आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे, जिस वजह से हम एक्यूरेटली दुश्मन की मिसाइल को काउंटर कर पाएंगे, जिससे हमारा टाइम और कीमती इंटरसेप्टर मिसाइल दोनों बर्बाद होने से बचने वाले हैं और इंटरसेप्टर मिसाइल की एक्यूरेसी भी वहाँ पे बेहतर होने वाली, जो कि डायरेक्टली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस को काफ़ी बेहतर करने वाला है। अगला अपडेट मिडजेट सबमरीन की तरफ से है। आमतौर पर इस कैटेगरी की सबमरीन को स्पेशल ऑपरेशन के लिए या सेल वाटर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो नेवल मरीन कमांडोज होते हैं उनको किसी स्पेसिफिक कॉवर्ट ऑपरेशन को करना होता है और दुश्मन के एरिया में अंदर जाकर कुछ हमला करना होता है या कोई ऑपरेशन को करना होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो लोग मिडजेट सबमरीन का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी सबमरीन मौजूद नहीं था, लेकिन रिसेंटली एल&टी और मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बात अनाउंस किया गया था कि वो अभी मिडजेट सबमरीन्स को डेवलप कर रहे हैं। इनमें से अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से मिडजेट सबमरीन की डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को भी हासिल कर लिया गया, क्योंकि अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बात बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से एक मिडजेट सबमरीन की हल सेक्शन को डेवलप कर लिया गया। रिसेंटली इसकी हल सेक्शन की प्रेशर टेस्टिंग
टेस्टिंग को भी कंडक्ट किया गया था। आमतौर पर जब भी सबमरीन पानी के अंदर जाता है तो चारों तरफ से पानी का जो प्रेशर होता है वो सबमरीन के ऊपर पड़ता रहता है, और हम पानी के जितने अंदर जाएंगे हमारी वेसल की हल के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। इसी वजह से सबमरीन की हल सेक्शन का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है ना। रिसेंटली टाइटैनिक को देखने के लिए गए सबमर्सिबल वेसल की तरह हादसे भी हो सकते हैं। अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए गए मिडजेट सबमरीन की हल को लैंड बेस्ड फैसिलिटी में टेस्ट किया गया था और जल्दी इसको पानी के अंदर भी टेस्ट करने की बात की जा रही है। इस सबमरीन का नाम फिलहाल MXX-02A रखा जा रहा है और अभी इसमें मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से सभी मॉडर्न सेंसर और सोनार जैसे इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने की बात तो किया जा रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह कि जैसे कि इस वेसल को सीक्रेट ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस वजह से इसकी स्टेल्थीनेस को बनाए रखने का सबसे ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। इसको एक्सट्रीमली स्टेल्थी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट रफाल डील के साथ जुड़ा हुआ है। रफाल डील में भारत और फ्रांस के बीच एक सौदा किया गया था जिसमें ऑफसेट ऑब्लिगेशन के अंदर रफाल जेट्स और उस डील में इन्वॉल्व बाकी किसी भी कंपनी को भारत में वापस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इसी के चलते डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भारत में रिलायंस के साथ टाइप किया गया था और एक नई कंपनी डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड को फॉर्म किया गया था। लेकिन रिसेंटली रिलायंस की खस्ता हालत होने की वजह से डसॉल्ट की तरफ से इस डील से पीछे हटने का फैसला किया गया था। अब जब ऐसा हुआ तो उम्मीद किया जा रहा था कि अभी डसॉल्ट एविएशन किसी और इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ टाइप करके आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि डील के अंदर मेंशन किया गया था कि मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और अगर रफाल को भारत में बनाया जाता है, रफाल की MRO फैसिलिटी को भारत में बनाया जाता है, तो उसके लिए किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ डसॉल्ट को टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अभी डसॉल्ट की तरफ से डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की कंप्लीट शेयर को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। वर्तमान के रिलायंस के पास करीब 51% शेयर मौजूद है और डसॉल्ट के पास 49% शेयर मौजूद है, और अगर ये कंपनी डिसॉल्व करती है तो बदले में अभी रिलायंस का जो शेयर है उसको कोई इंडियन कंपनी हासिल करना चाहिए, जबकि डसॉल्ट अभी इसी मौके का फायदा उठाकर कंप्लीट कंपनी को अपने नाम पर करना चाहता है। अब अगर ऐसा हुआ तो इससे डसॉल्ट को तो फायदा होगा, लेकिन बदले में भारत को जो फायदा होना चाहिए था वो भी डसॉल्ट को होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में रफाल की कई पार्ट्स को बनाया जा सकता है और ये रफाल की ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी बनने वाला है। तो अगर ऐसे में कोई भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो भले ही यहाँ पर रफाल की सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, लेकिन जो TOT हमको मिलना चाहिए था वो सही से नहीं मिल पाएगा और एक कम्प्लीट एक फ्रेंच कंपनी बन जाएगी, जिससे हमको डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन डसॉल्ट को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।